रिच डैड पुअर डैड। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। आज की दुनिया के लिए जरूरी अपडेट और 9 नए अध्ययन सत्र के साथ रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक। जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है उसे रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करनी चाहिए। यूएसए टुडे। यह पुस्तक पूरे संसार के माता पिताओं को समर्पित है क्योंकि वे ही किसी बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं और यह उन सभी लोगों को भी समर्पित है जो आदर्श पेश करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन पर छाप छोड़ते हैं और उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। आभार। कोई आपका धन्यवाद कैसे कह सकता है जब धन्यवाद देने के लिए इतने सारे लोग हों। जाहिर है इस पुस्तक के लिए मैं अपने दोनों पिताओं के प्रति कृतज्ञ हूँ जो दमदार रोल मॉडल थे और मेरी माँ के प्रति भी जिन्होंने मुझे प्रेम और दया का पाठ पढ़ाया। इस पुस्तक को साकार करने में जिस इंसान ने सबसे सक्रिय भूमिका निभाई है वह है मेरी पत्नी किम, जो वैवाहिक संबंध, कारोबार और जीवन में मेरी साझेदार है। वह मेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। 20 साल दूरदर्शिता। आज से 20 साल पहले बीटल्स ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। यह तुरंत सफल हो गया, वाणिज्यिक और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। यह एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 रहा। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। यह सम्मान पाने वाला यह पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत यह पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, ना तो वाणिज्यिक दृष्टि से ना ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशन और इसके बाद उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः स्वयं प्रकाशित किया गया था क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशक के पास गए हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अस्वीकृति के कुछ पत्रों में इस तरह की टिप्पणियां थी, आप यह नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा कि ज़्यादातर प्रकाशक मेरे अमीर डैडी की बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे। ज़्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे अमीर डैडी के सबकों से सहमत नहीं थे, मेरे गरीब डैडी की तरह। 20 साल बाद 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी भविष्य के बारे में सबकों की पुस्तक। 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे अमीर डैडी की भविष्य के बारे में चेतावनियों और सबकों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। 2020 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे। भविष्यवाणी सच हो गई। इनमें से कुछ सबक थे, वो ये हैं। अमीर डैडी का सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीरों और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में ज़्यादा जागरूक है
1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई। तब से स्थितियां बदतर ही हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 2009 और 2012 के बीच 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई। सबक: आय में वृद्धियां कर्मचारियों के नहीं, उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रही है। उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक: बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के इस सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पैसे बचाना एक धर्म है। गरीबी से आर्थिक मुक्ति है और क्रूर संसार से सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगा जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना ईश निंदा है। सबक: एक चित्र 1000 शब्दों जितना मूल्यवान होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 सालों के चार्ट पर नजर डालें और आपको दिख जाएगा कि बचत करने वाले क्यों और कैसे पराजित होते हैं। चार्ट दिखाता है कि इस नई सदी की शुरुआती 10 वर्षों में शेयर बाजार में 3 भारी क्रैश हुए हैं। अगले पेज पर दिया गया चार्ट इन क्रैशों को चित्रित करता है। पहला क्रैश सन 2000 के आसपास का .com क्रैश था। दूसरा क्रैश 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था और तीसरा 2008 का बैंकिंग क्रैश था। डाउ के 120 साल 1929 का भीमकाय क्रैश। जब आप 1929 के भीमकाय क्रैश की तुलना 21वीं सदी के पहले 3 क्रैशों से करते हैं तो आपको यह समझ आता है कि इस सदी के पहले 3 क्रैश सचमुच कितने भीमकाय थे। नोट छापना। चार्ट दिखाता है कि हर क्रैश के बाद अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट छापना शुरू कर दिया। अमीर को बचाना। 2000 से 2016 के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर पूरे संसार के बैंक ब्याज दरों में कटौती करते रहे और नोट छापते रहे। हालांकि हमारे लीडर हमें यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि वे संसार को बचा रहे थे, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अमीर लोग खुद को बचा रहे थे और गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोगों को बस के नीचे फेंक रहे थे। आज कई देशों में ब्याज दर 0 से भी कम है, इसलिए बचत करने वाले पराजित होते हैं। आज सबसे ज़्यादा पराजित लोग गरीब और मध्यम वर्गीय हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं और पैसे बचाते हैं। अमीर डैडी का सबक: आपका मकान संपत्ति नहीं है। 20 साल पहले 1997 में मुझे अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर प्रकाशक ने अमीर डैडी के इस सबक की आलोचना की कि आपका मकान संपत्ति नहीं है। 20 साल बाद 2007 में जब सब प्राइम कर्जदारों ने अपने सब प्राइम मार्गेज की किस्त चुकाना बंद कर दी तो संसार का रियल एस्टेट बुलबुला फूट गया और करोड़ों मकान मालिकों को इस सबक की सच्चाई कठोर तरीके से पता चली। उनका मकान सचमुच संपत्ति नहीं था। असली समस्या: ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि रियल एस्टेट क्रैश वास्तव में रियल एस्टेट क्रैश नहीं था। रियल एस्टेट क्रैश गरीब लोगों की वजह से नहीं हुआ था, यह तो अमीरों की वजह से हुआ था। अमीरों ने वित्तीय जुगाड़ करके डेरिवेटिव्स नामक प्रोडक्ट बनाए जिन्हें
वॉरेन बफे ने सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार कहा है। जब सामूहिक विनाश के इन वित्तीय हथियारों में विस्फोट हुआ तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया और दोष गरीब सब प्राइम कर्ज लेने वालों पर मढ़ा गया। 2007 में वित्तीय डेरिवेटिव्स में लगभग 700 ट्रिलियन डॉलर थे। आज यह अनुमान लगाया जाता है कि वित्तीय डेरिवेटिव्स में 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर हैं। दूसरे शब्दों में असली समस्या कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा बढ़ गई है। अमीर डैडी का सबक। अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने यह उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की थी कि अमीर लोग टैक्स में कम कैसे और क्यों देते हैं। एक ने कहा कि यह सबक गैर कानूनी है। 10 साल बाद 2007 में राष्ट्रपति बराक ओबामा पूर्व गवर्नर मिट रोमनी के खिलाफ पूर्ण चुनाव के लिए उठ खड़े हुए। जब यह उजागर किया गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी आमदनी का लगभग 30% टैक्स में दिया और गवर्नर रोमनी ने 13% से कम दिया, तो मिट रोमनी को वह नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई, जिसके बाद वे चुनाव हार गए और एक बार फिर टैक्स में 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु बन गया। मिट रोमनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देते हैं, यह पता लगाने की बजाय गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स कम करने का वादा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अमीर लोग टैक्स में हमेशा कम चुकाएंगे। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं। इसका कारण अमीर डैडी के सबक क्रमांक 1 में मिलता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है वह टैक्स चुकाएगा। जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी तो वे असली अमीरों पर नहीं बल्कि ऊंची आमदनी वाले लोगों जैसे डॉक्टरों, अभिनेताओं और वकीलों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी। 20 साल पहले हालांकि रिच डैड पुअर डैड तुरंत सफल नहीं हुई, जैसे कि द बीटल्स सर्जन पेपर्स एल्बम हुआ था, लेकिन रिच डैड पुअर डैड वर्ष 2000 तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई और लगभग 7 साल तक उस सूची में बनी रही। इसके अलावा वर्ष 2000 में ओपरा विनफ्रे का फोन आया। मैं पूरे घंटे तक ओपरा कार्यक्रम में रहा और जैसा लोग कहते हैं बाकी इतिहास है। रिच डैड पुअर डैड इतिहास की नंबर 1 व्यक्तिगत वित्त पुस्तक बन चुकी है और पूरे संसार में रिच डैड सीरीज की लगभग 4 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी हैं। क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? करोड़ों लोगों ने पूछा, क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अमीर डैडी के बेटे माइक की बातें सुन सकते हैं जब वे रिच डैड रेडियो शो पर अतिथि के रूप में आए थे। आप richdad.com पर जाकर वह प्रोग्राम सुन सकते हैं। रिच डैड ग्रेजुएट स्कूल। रिच डैड पुअर डैड यथासंभव सरल लिखी गई थी ताकि हर व्यक्ति मेरे अमीर डैडी के सबकों को समझ सके। जो लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, 20 वर्ष के समारोहों के हिस्से के रूप में उनके लिए मैंने लिखी Why the Rich Are Getting Richer, What is Financially Education Really? Why the Rich Are Getting Richer ज़्यादा विस्तार और स्पष्टता से बताती है कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे पैसे और निवेश के बारे में क्या सिखाया। Why the Rich Are Getting Richer
ग्रेजुएट विद्यार्थियों की रिच डैड पुअर डैड है। यह रिच डैड विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएट स्कूल है। एक चेतावनी और एक आमंत्रण। हालांकि मैंने वाई द रिच आर गेटिंग रिचर को यथासंभव सरल रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अमीर लोग सचमुच जो करते हैं वह आसान नहीं है, ना ही उसे समझना आसान है। अमीर लोग सचमुच जो करते हैं उसके लिए असली वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है, जो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मैं सुझाव देता हूँ कि पहले आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें। इसके बाद अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शायद वाई द रिच आर गेटिंग रिचर आप ही के लिए है। 20 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद। अतीत, वर्तमान और भविष्य के मेरे सभी पाठकों को द रिच डैड कंपनी के हम सभी लोग 20 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। मानवता के वित्तीय कल्याण को ऊपर उठाना हमारा मिशन है और यह एक समय में एक जीवन और एक व्यक्ति से शुरू होता है। प्रस्तावना, रिच डैड पुअर डैड। मेरे 2 डैडी थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थानों और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैड शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीजें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। तो 2 डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कई बातों पर काफी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना कैरियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। 2 शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए
खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? फिर मैं दूसरे डैडी की कई बातों के बारे में यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज़्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या यह कहकर उनके इस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में मैं अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज्यादा गरीब तथा मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। 20 साल पहले आज कर्ज की घड़ी, 20 साल आगे जाएं और अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज चुकाने वाले स्तर से भी आगे पहुंच चुका है। इस पुस्तक के प्रेस में छपने जाते समय यह 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। यह बहुत बड़ी रकम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखापालों ने स्कूल कॉलेजों में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वह काफी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय सहायता की जरूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। चूंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज़्यादा असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी में यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह से पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आपका दिमाग किस तरह से काम करना छोड़ देता है। दूसरी ओर, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? यह सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिसे वे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे।
वे कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम कराता हूँ। ये जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतने ही ज़्यादा पैसे बनाता हूँ। वे मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम कराने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज़्यादा कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह से समझें, एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह से सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नजरिए थे और इससे उनके सोचने के तरीके पे असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे, टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सज़ा देता है और उत्पादन ना करने वाले लोगों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी यह नसीहत देते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे, जहाँ पैसे का मामला है वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था, हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था, मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल समय पर पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सा लाभ, बीमारी की छुट्टियों के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्त एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ और अन्य सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्राय कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। 20 साल पहले आपका घर संपत्ति नहीं है। 2008 में हाउसिंग मार्केट के लुढ़कने से यह स्पष्ट संदेश मिला कि आपका व्यक्तिगत निवास संपत्ति नहीं है। ना सिर्फ यह आपकी जेब से पैसा नहीं डालता है, बल्कि हम इस तथ्य पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि इसका मूल्य बढ़ेगा। कई मकानों का मूल्य 2017 में भी उससे कम है जितना कि वह 2007 में था।
दूसरे डैडी पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि यह मानसिकता लोगों को कमजोर तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर कमाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरी ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यवसायिक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाएं, ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे यह विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे कि मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं यह समझ गया कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने के कारण यह नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे। उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। वे भी अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण मैं बचपन से ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, और अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों ही शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल करूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से एमबीए करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं, ताकि मैं ये समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैड की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा, हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थी। गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। रॉबर्ट फास्ट का सबक। रॉबर्ट फास्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक ही को चुनना था,
और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थी जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओहो, मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां कभी लौट पाऊंगा। मैं आह भरकर यह कहूंगा, आज से युगों युगों बाद एक जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं और इसी से सारा फर्क पड़ा। और इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नज़रिए को ना मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया जब तक मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था जो वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी, उस वक्त मैं केवल 9 साल का था। इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो सबक सिखाए थे वे सरल थे। बाकी बातें जो भी हो, उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। यह पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे इन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो आर्थिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे।